Today we are starting chapter number 12 of NCERT textbook. Chapter number 12 is atoms. तो atoms में क्या है? Atoms में जो है सबसे पहले जे थॉमसन ने रिवील किया कि एटम जो है अलग अलग एलिमेंट्स का जो होता है उसमें नेगेटिवली चार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन होते हैं. जे थॉमसन हैज डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन. ठीक है. उसके बाद मिलिकन्स ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ई अपॉन एम का रेशियो निकाला और इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है क्वांटाइज्ड है और ई की वैल्यू निकाली मिलिकन ने. ठीक है. तो जे थॉमसन ने कहा कि भाई एटम तो न्यूट्रल होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज हो गया तो इसका मतलब एटम में एक पॉजिटिव चार्ज चीज भी होनी चाहिए, वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे. बराबर है, तभी तो न्यूट्रल होगा. नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव भी होना चाहिए, वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते बैठेंगे. राइट. तो भाई उसने क्या किया, वाटरमेलन मॉडल दिया, प्लम पुडिंग मॉडल. ठीक है. सबसे पहले उसने प्लम पुडिंग मॉडल दिया, या इसको वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं, जिसमें कि जैसे वाटरमेलन के सीड्स होते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है. एटम में, और जो लाल गूदे वाला पार्ट होता है पॉजिटिव चार्ज. दैट वाज प्लम पुडिंग मॉडल. ठीक है. लेकिन क्या है कि वो सक्सेस नहीं हुआ. ठीक है. इसके बाद क्या हुआ, प्लम पुडिंग मॉडल जो है सक्सेस नहीं हुआ. उसके बाद में जॉन जैकब बाउमर ने कुछ सिंपल एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑब्टेन किया स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन में. जब स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन स्टडी किया डिफरेंट गैसेस का, एटम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस आर डिफरेंट, तो उन्होंने जो है लाइंस स्टडी की उसके अंदर, स्पेक्ट्रल लाइंस, तो उनको कुछ रिलेशनशिप मिले, तो उनका एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पा रहा था. ठीक है. इसी ड्यूरेशन में क्या हुआ कि रदरफोर्ड आए. रदरफोर्ड ने क्या किया कि जे थॉमसन के यहाँ एक फॉर्मर रिसर्च स्टूडेंट थे रदरफोर्ड, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट चालू किया. अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट किया उन्होंने गोल्ड फॉइल के ऊपर. ठीक है. तो अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग स्टडी करी उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए, और उसी टाइम में गीगर्स एंड मास्टर ने उनके साथ काम किया. ठीक है. गीगर मास्टर ये यंग स्टूडेंट थे. तो रदरफोर्ड ने जो है प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम दिया. उसने उसने जो एक्सपेरिमेंट किया वो आपको पता है किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया. ठीक है. ये अभी इसका डिस्क्रिप्शन आएगा. तो वो जो है एटम के बारे में उन्होंने कुछ दिया, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम. कहने का मतलब है कि प्लम पुडिंग मॉडल फेल हो गया, तो रदरफोर्ड जो है अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया. न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम में क्या है, entire positive charge and most of the mass of the atom is concentrated in a small volume called the nucleus, and with electrons revolving around the nucleus just as planets revolve around the sun. तो ये है न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम. ठीक है. लेकिन ये भी एकदम 100% सही नहीं था. ठीक है. इट वाज ए मेजर स्टेप, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एटम्स जो है लाइट एमिट क्यों करते हैं और डिस्क्रीट वेवलेंथ क्यों देते हैं अपने स्पेक्ट्रम में. ठीक है. कॉम्प्लेक्स वेवलेंथ क्यों मिलती है. तो देखिए ये दिया है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम. तो गीगर्स मार्सडन ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसी के बेसिस पर रदरफोर्ड ने फिर अपनी थ्योरी दी. तो इसमें क्या किया है कि बीम ऑफ 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल्स, ये एनर्जी है अल्फा पार्टिकल की. तो अल्फा पार्टिकल का ये देखिए सोर्स है, इसमें ये अल्फा पार्टिकल को भेजा है, ये गोल्ड फॉयल लगी हुई है, और गोल्ड फॉयल में जो है गोल्ड फॉयल जो है इसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट किया. और फिर यहाँ पे स्कैटरिंग उसने देखा कि ये जो अल्फा पार्टिकल यहाँ से भेज रहे थे, दैट वाज कॉलीमेटेड बीम. कॉलीमेटेड बीम का मतलब होता है कि एक स्ट्रेट लाइन में जो है बीम को, अल्फा पार्टिकल की बीम को भेजा, तो अगर ये खाली जगह है तो सीधा निकल जाना चाहिए स्क्रीन पे, और अगर यहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है तो स्कैटर हो जाना चाहिए. तो ये स्कैटरिंग स्क्रीन के ऊपर सिंटिलेशन काउंटर लगा के
जिंक सल्फाइड का सिंटिलेशन काउंटर था कि जैसे ही पार्टिकल जो है यहाँ पे पहुंचेगा जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे, उसमें चमक पैदा होगी, उसकी काउंटिंग करनी थी। ठीक है, तो गोल्ड की जो फॉइल लिया, गोल्ड की जो फॉइल है उसकी थिकनेस कितनी ली, 2.1 इंटू 10⁻7 मीटर, बहुत पतली फॉइल ली। ठीक है, तो जिंक सल्फाइड स्क्रीन वाज एक्टिंग एज ए सिंटिलेशन काउंटर, सिंटिलेशन प्रोड्यूस हो रहे थे और वो जो है काउंटिंग की जा सकती थी। और डिफरेंट एंगल्स पे, जैसे ये पार्टिकल जो है अलग अलग एंगल्स पे स्कैटर होगा, अल्फा पार्टिकल किसी ऑब्स्ट्रक्शन के मिलने पे, तो वो कितने एंगल पे स्कैटर होगा और किसी पर्टिकुलर एंगल पे कितने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके लिए भी अरेंजमेंट उसमें था। तो ये जो डिटेक्टर जो माइक्रोस्कोप था, ये डिफरेंट एंगल्स पे घूम के सर्कुलर स्केल के ऊपर ये देख सकता था कि कौन से डायरेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टडी किया गया, राइट। तो ये देखिए, ये स्कैटरिंग सोर्स है, अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, एंड ये जो है एक्यूट एंगल पे स्कैटर हो रहा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल पे स्कैटर हो रहा है, राइट। तो डिफरेंट एंगल ऑफ स्कैटरिंग जो है अपने को देखने को मिल रहा है। तो उसमें करीब 10 लाख में से एक पार्टिकल जो है वापस चला गया, जिस डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल भेजा गया था डायरेक्टली जो है वापस चला गया, लेकिन बाकी के सारे पार्टिकल्स स्क्रीन के ऊपर पहुंच गए। तो बाकी के सारे पार्टिकल्स स्क्रीन के ऊपर पहुंचे जा रहे हैं और 10 लाख में से एक वापस आ रहा है। ठीक है, तो इस बात से ये रदरफोर्ड ने कंक्लूजन निकाला कि जो एटम है, क्योंकि गोल्ड फाइल ये मोनो लेयर है, मोनो एटॉमिक लेयर है गोल्ड फाइल, तो एक ही बार एटम मिलेगा उसको अल्फा पार्टिकल को। तो इसका मतलब है कि एक एक वापस लौट रहा है 1 लाख में से, तो इसका मतलब ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। ठीक है, तो ज्यादातर तो पास हो गए। 0.14% ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल स्कैटर बाय मोर देन 1 डिग्री। ठीक है, और 8000 में एक जो है 90 डिग्री से ज्यादा पे डिफ्लेक्ट हुआ, ये रेशियो था। ठीक है, तो इस तरीके से रदरफोर्ड ने जो है कंक्लूजन क्या निकाला, since the gold foil is very thin, it can be assumed that alpha particle will suffer not more than any one scattering during their passage. ठीक है, and the alpha particles are, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स होते हैं, हीलियम एटम्स के न्यूक्लियाई होते हैं, और उनके ऊपर 2e चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है 2e अमाउंट का, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और उसका जो है मास जो है हीलियम एटम के बराबर होता है। और गोल्ड का न्यूक्लियस हैवी होता है, जिसका एटॉमिक नंबर Z है, तो एटम के ऊपर चार्ज पॉजिटिव कितना होगा, Z टाइम्स E। ठीक है, Z इज द एटॉमिक नंबर 79 ऑफ द गोल्ड। ठीक है, तो इस गोल्ड का न्यूक्लियस हैवी होता है, तो इसलिए अगर अल्फा पार्टिकल उससे कोलाइड करेगा तो अल्फा पार्टिकल विल बी स्कैटर्ड, गोल्ड के न्यूक्लियस की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, गोल्ड का न्यूक्लियस 50 गुना हैवी अल्फा पार्टिकल से है। तो इस तरीके से उसने स्टडी किया, और उसने जो सेंट्रल एटम था, जो सेंट्रल वाला जो लाइन था, वो जो है उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा था, फोर्स मिलेगा कूलम्स लॉ से। ठीक है, फोर्स कैसे मिलेगा, कूलम्स लॉ से मिलेगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e है। ठीक है, तो अगर जो है न्यूक्लियस न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस है, और ये सीधा लौटने वाला जो अल्फा पार्टिकल है वो इधर से जा रहा है, तो ये एकदम न्यूक्लियस की बाउंड्री तक नहीं पहुंच जाएगा, उससे पहले से ही जो है वापस लौट जाएगा, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स बाय द न्यूक्लियस। ये ZE अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर, बराबर है, और अल्फा पार्टिकल के ऊपर +2e अमाउंट का है, तो ये एकदम से पास नहीं आ सकता, बराबर है। तो ये थोड़ा दूर से निकल जाएगा, यहाँ तक आएगा, और यहाँ पे आने के बाद में क्या होगा कि रिपल्सिव फोर्स जो है मैक्सिमम होगा, एंड दैट विल बी गिवन बाय दिस कूलम्स लॉ, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस। ठीक है,
तो अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री कैसी रही भाई? तो जैसा मैंने बताया कि ये जो न्यूक्लियस है, टारगेट न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड है, अल्फा पार्टिकल से इधर से आ रहा है, तो जो सेंट्रल वाला जो लाइन है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल जो है एटम की तरफ जा रहा है, उसका जो सेंट्रल लाइन है वहां से डिफाइंड है इम्पैक्ट पैरामीटर। यानी का मतलब है इफ द अल्फा पार्टिकल इज गोइंग दिस वे, then it will be deflected at certain angle theta this way, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये सेंट्रल लाइन से इस पार्टिकल के जो आने की जो लाइन है, वो बी डिस्टेंस दिखाया गया है। बी डिस्टेंस को बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के सेंटर से जो ये लाइन है, इससे जो है बी डिस्टेंस पे ये कोई लाइन है, तो उसको हम इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के पास होगा उसकी स्कैटरिंग लार्ज होगी। आप देख रहे हैं जो पास में से आ रहे हैं उनकी स्कैटरिंग लार्ज है, ठीक है। और जो अल्फा पार्टिकल दूर से जा रहे हैं, मतलब इम्पैक्ट पैरामीटर हाई है, उनमें डिफ्लेक्शन बहुत कम हो रहा है, ठीक है। तो हेड ऑन कोलिजन के केस में जो अल्फा पार्टिकल जो है थीटा इज इक्वल टू पाई एंगल पे जाता है। ये थीटा जो है पाई हो जाएगा, मतलब सेंट्रल लाइन पे इधर आया और इधर से वापस चला गया, ठीक है। So for a large impact parameter, alpha particle goes nearly undeviated and has a small deflection theta equal to 0। ये देखो ये वाला जो है इसका थीटा 0 है, सीधा सीधा चला गया है, तो इसका इम्पैक्ट पैरामीटर ज्यादा है, ठीक है। तो इस ये सब स्टडी करके रदरफोर्ड ने पता किया कि मोस्ट ऑफ द part of the atom is empty, only at the very small central part the total positive charge of the atom is concentrated, ठीक है। तो एग्जांपल 12.1 क्या कहता है? लेट अस सी, इन द रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम द न्यूक्लियस, मतलब 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर साइज वाला, is analogous to the sun about which the electron move in orbit of radius 10 to the power minus 10 मीटर। ऐसा मान लो कि जैसे सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगाती है, वैसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस के अबाउट। न्यूक्लियस का साइज ये है और रेडियस जो है ऑर्बिट की ये, ठीक है, लाइक द अर्थ ऑर्बिट ऑन सन। इफ द डायमेंशन ऑफ द सोलर सिस्टम हैड द सेम प्रोपोर्शन टू दोज ऑफ द एटम्स, सोलर सिस्टम के डायमेंशन अगर सेम होते जैसा एटम में है, तो क्या अर्थ पास में होती या दूर होती सन से, ये पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट टू द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस कितना है? 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, ये तो ऑर्बिट की रेडियस है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है, आप ऐसे समझ लो ना, या फिगर आप ये समझो, ये न्यूक्लियस है, तो ये जो है 10 टू द पावर माइनस 10 है, इसकी रेंज का है। और ये जो न्यूक्लियस है उसका साइज क्या है? ये न्यूक्लियस का जो साइज है ये है 10 टू द पावर माइनस 15। इन दोनों का रेशियो निकाला है, क्योंकि ये कहता है कि इफ द डायमेंशन ऑफ सोलर सिस्टम हैड द सेम प्रोपोर्शन एज दोस ऑफ द एटम, ठीक है। तो इस प्रोपोर्शन में अपने को अर्थ सन को रखने का है। किस प्रोपोर्शन में? 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर डिवाइडेड बाई 10 पावर 15 मीटर मीन्स 10 टू द पावर 5 टाइम्स, ये रेशियो आना चाहिए, ठीक है। अगर ये रेशियो हम कर देंगे 10 टू द पावर 5 टाइम्स इन दोनों में, ठीक है, तो इसी चीज को आप प्लेनेट मान लो कि अगर ये सन होता और ये अर्थ होता, तो ये जो रेडियस है वो कितना होता? तो अपने को वही रेशियो लगेगा, रेडियस अपॉन द साइज ऑफ द सन। साइज ऑफ द सन, इसके बीच में कितना होना चाहिए था रेशियो? 10 टू द पावर 5 होना चाहिए, जो इसमें आया इस वाले केस में। तो रेडियस कितना होना चाहिए? साइज इंटू 10 टू द पावर 5 होना चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि रेडियस कितना होना चाहिए? 10 पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई साइज मीन्स 7 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर, ठीक है। तो कितना हुआ? 7 इंटू 10 टू द पावर 13 मीटर। रेडियस ऑफ द सन ये देखो यहाँ दिया हुआ है, साइज ऑफ द सन दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट इज ऑल्सो गिवन, ठीक है।
तो कितना हो गया, 7 इंटू 10⁻13 मीटर हो गया। 7 इंटू 10⁻13 जो है लगभग 100 गुना ज्यादा है एक्चुअल ऑर्बिटल रेडियस। तो कोई एक्चुअल ऑर्बिटल रेडियस दिया है, उससे लगभग ये 100 गुना ज्यादा है। ये 10⁻11 है, हमारा आंसर कितना आया, 10⁻13 के रेंज में आया, 100 गुना ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एटम्स कंटेन्स ए मच ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ द एम्प्टी स्पेस देन आवर सोलर सिस्टम डज। और भी ज्यादा एम्प्टी स्पेस है एटम के अंदर। गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट में व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू द न्यूक्लियस ऑफ 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल बिफोर इट कम्स मोमेंटरली टू रेस्ट एंड रिवर्सेस इट डायरेक्शन। अभी जैसे मैंने आपको बताया था व्हाट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के ऊपर बॉम्बार्ड किया जा रहा है, तो एकदम न्यूक्लियस के पास नहीं चला जाएगा ये, इट विल बी, ये जो है फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से कुछ डिस्टेंस तक ही जाएगा। इसके सेंटर ले लो, सेंटर से गिनती कर लो, सेंटर से कुछ डिस्टेंस अवे ही रह जाएगा, और इस इतना क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कहते हैं इसको। यहाँ तक ही जा सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता है। समझ में आया कि नहीं है? तो दिस डी इज नोन एज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर टू दिस पॉइंट। समझ गया क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होता है? तो ये सवाल में पूछा है कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच उसकी एनर्जी पर डिपेंड करेगी अल्फा पार्टिकल की। तो अल्फा पार्टिकल 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से आ रहा है, तो डी क्या होगा, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ये समझ में आया? तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल लगेगा। क्या प्रिंसिपल लगेगा? इनिशियल एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो फाइनल इनिशियल एनर्जी अल्फा पार्टिकल की कितनी है वो दिया हुआ है। ठीक है, फाइनल एनर्जी कितनी है? फाइनल एनर्जी आपकी हो गई ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू चार्जेस। एक तो अल्फा पार्टिकल आ रहा है, दूसरा आ रहा है जेड एटॉमिक नंबर वाला न्यूक्लियस, दोनों के बीच में डिस्टेंस दी है। मान लो कि डी डिस्टेंस तक पहुंचा। ठीक है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच है, ये न्यूक्लियस है, तो इसके ऊपर जेड ई चार्ज है और इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल है तो 2e चार्ज है। तो यहाँ तक पहुंच के रुक जाएगा, फिर वापस चला जाएगा। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कितना हुआ? क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच दिया जाएगा ये फॉर्मूले से, पोटेंशियल एनर्जी द टोटल एनर्जी ऑफ द टू चार्ज सिस्टम इज k q1 q2 अपॉन r। ये फॉर्मूला होता है, तो ये हो जाएगा k 1/4π0 q1 q2 अपॉन r। ये हो गया, एंड दिस k इज गिवन कितना, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना दिया है भैया, 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, बराबर है। तो ये k की वैल्यू 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदल दो, तो 1.2 इंटू 10⁻12 जूल आ जाएगा, तो यहाँ पे रख दो, तो इससे d निकल जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ठीक है, फिर गोल्ड के लिए इसमें निकाल दिया है, गोल्ड के लिए 30 फर्मी आ जाएगा। एक फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो 30 फर्मी आया, बराबर है। तो कह रहा है कि एक्चुअल रेडियस ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस 6 फर्मी होता है। तो यहाँ पे जो डी निकला वो तो 30 सेंटीमीटर निकला। ठीक है, तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच से हमें रेडियस का आइडिया मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला है। ये तो बहुत ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा आंसर आ रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अल्फा पार्टिकल रिवर्सेस इट्स मोशन विदाउट एवर एक्चुअली टचिंग द गोल्ड न्यूक्लियस, थोड़ी दूर से ही वापस निकल जाता है। समझ में? नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स। तो रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल था वो न्यूटन के इक्वेशंस के ऊपर, क्लासिकल मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो सेंटर में न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है एंड द इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज इज रिवॉल्विंग अराउंड इट। ये था रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल। ठीक है, तो ये डिस्टेंस को अगर हमने r ले लिया तो जो है टू एनीथिंग टू रिवॉल्व,
it needs a centripetal force, and that centripetal force is given by the attraction between this positive and negative charge. बराबर है? तो किसी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम किसी डायनेमिकली स्टेबल ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम में, तो हम जो है सेंट्रिपिटल फोर्स mv² अपॉन r इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r हाइड्रोजन एटम के लिए निकाला गया है, हाइड्रोजन एटम के लिए निकाला गया है, क्योंकि E Q1 Q2 में क्या हो गया, E इंटू ई हो गया। हाइड्रोजन एटम पे +1 चार्ज यहाँ होगा, प्लस E चार्ज यहाँ होगा, और ये माइनस E चार्ज का इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता होगा, ठीक है। प्रोटॉन 1H1 हाइड्रोजन, तो उस इलेक्ट्रॉन के लिए इसने जो है ये फॉर्मूला लगाया। सेंट्रिपिटल फोर्स इज ऑब्टेन्ड बाय द कूलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया। तो R कितना आया हाइड्रोजन एटम का, R आ गया E² अपॉन 4πε0 mv² फ्रॉम दिस रिलेशन, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन और इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी भाई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है, ठीक है। तो हाफ mv² करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहां से निकाल लो, ये कितना है, ये आपका mv² यहाँ से निकल जाएगा, उसका हाफ कर दो तो कितना आएगा, E² अपॉन 8πε0 आ रहा है, ठीक है। समझ गया कैसे आया, करके बताना पड़ेगा। ये सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हैं। mv² इज इक्वल टू E² अपॉन 4πε0 r, बराबर। तो हाफ mv² कितना हुआ, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ गया, बराबर है। तो ये हो गया आपका E² अपॉन 8πε0 r। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी बच्चों, potential energy will be electrostatic potential energy k q1 q2 upon r minus E² upon 4πε0 r, q1 q2 E² upon 4πε0 r, and q1 q2 जो है यहाँ पे माइनस साइन क्यों है, वाई दिस इज माइनस साइन, माइनस साइन जो है इसलिए है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। जो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी चार्जेस की नेगेटिव में आती है, ठीक है। टोटल एनर्जी कितनी हो गई भाई, टोटल एनर्जी जो है दोनों का सम कर दीजिए आप, टोटल एनर्जी जो है इसका और इसका सम कर दीजिए, व्हाट यू विल गेट E is equal to k plus u, E² अपॉन 8πε0 r माइनस E² अपॉन 4πε0 r, ठीक है। तो minus E² upon 8πε0 r is the total energy, ठीक है, that is also negative, and this implies the electron is bound to the nucleus. Negative total energy means electron is bound to the nucleus, ठीक है। Now let us see example 12.3 बच्चों। It is found experimentally that 13.6 electron volt energy is required to separate a hydrogen atom into proton and electron. हाइड्रोजन एटम को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बदलने के लिए जो एनर्जी है, ठीक है, वो इतनी देनी पड़ती है, राइट। कंप्यूट द ऑर्बिटल रेडियस एंड द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम। तो ऑर्बिटल रेडियस निकालिए एंड द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकालिए, ठीक है। तो टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में कितना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज गिवन। तो इसको हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया, जूल में कन्वर्ट किया तो -2.2 इंटू 10⁻18 जूल आ गया, ठीक है। तो क्या कहता है, दिस मच एनर्जी, तो एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास में है, अभी निकाला हमने, -E² अपॉन 8πε0 r कितना है, -2.2 इंटू 10⁻18 जूल है, और E की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, सो R की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। R की वैल्यू निकाली गई तो R की वैल्यू कितनी आई,
लेट अस सी हाउ मच इट कम्स। आर की वैल्यू 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर आई, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ये कैसे निकलेगा? वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है इक्वेशन 12.3 से, मतलब कि आपका 1/4πε0 E²/mv² r का जो एक्सप्रेशन आया था वो है इक्वेशन 12.3। तो इसमें जो v है, v को इधर लेके आएंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा द वेलोसिटी विल बी गिवन बाय E/√4πε0 mr, ठीक है। तो वेलोसिटी आ गई आपकी इतनी बाय पुटिंग द वैल्यूज, ओके। इसके बाद बच्चों आता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। व्हाट इज इट एटॉमिक स्पेक्ट्रा? हर एक जो एलिमेंट है उसका एटम्स अलग अलग होते हैं, उनका करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन आता है। हर एक एलिमेंट का एक अलग करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम रेडिएशन होता है, ठीक है। और उस रेडिएशन को अगर हम किसी फोटोग्राफिक प्लेट पे हम जो है उसको लेंगे उस रेडिएशन को, तो उसके ऊपर कुछ इम्प्रिंट्स बन जाएंगे, ठीक है। उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो उस स्पेक्ट्रम में स्पेसिफिक वेवलेंथ्स होती हैं, और जब कोई एटम जो है एनर्जी एमिट कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, उस रेडिएशन को हमने किसी फोटोग्राफिक प्लेट पे ले लिया तो हम उसको एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इट कंटेन्स स्पेसिफिक वेवलेंथ्स corresponding to different energy levels found in that particular atom। तो ये जो है ब्राइट लाइंस होती हैं डार्क बैकग्राउंड। एमिशन स्पेक्ट्रम कैसा होता है? ब्राइट लाइंस होती हैं डार्क बैकग्राउंड पे, जैसे कि ये दिखाया है, ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है टाइप की, और इसके ऊपर ये जो लाइंस दिख रही हैं ये है एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये क्या है? एमिशन स्पेक्ट्रम इज अ टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैस। एमिशन स्पेक्ट्रम स्टडी करने के बाद बताया जा सकता है, जैसे कि ईसीजी मॉनिटर करते हैं हार्ट के लिए, डॉक्टर लोग को ईसीजी मॉनिटर करके बता देते हैं कि हार्ट की कंडीशन कैसी है, उसी तरीके से यहाँ पे फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। ये मतलब एक तरीके से पता चल जाता है कि वेदर इट इज हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस और सम एनी अदर गैस। ये इसकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसीलिए इसे फिंगरप्रिंट बोला गया है। इंडिविजुअल का अलग अलग ही होता है फिंगरप्रिंट, राइट। लेकिन क्या होता है व्हेन द व्हाइट लाइट इज पासिंग थ्रू अ गैस, अगर कोई लो प्रेशर की गैस है और उसमें से व्हाइट लाइट हम पास करेंगे, तो व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ ऑल द कलर्स। व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ ऑल द कलर्स and therefore some of the colors will be absorbed, therefore some of the colors will be absorbed, and ये जो absorbed colors है, ठीक है, तो उसकी वजह से अपने को डार्क लाइंस स्पेक्ट्रम में मिलेंगी, डार्क लाइंस मिलेंगे स्पेक्ट्रम में। और वो जो है एब्जॉर्ब एनर्जी जो है, एब्जॉर्ब जो कलर्स ऑफ एब्जॉर्ब वेवलेंथ्स जो है, उनकी लाइंस जो मिलेंगी वो डार्क मिलेंगी। इस तरह के जो स्पेक्ट्रम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, गैस का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो दो टाइप के स्पेक्ट्रम हुए, एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये जो स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रल सीरीज देखने को मिलती है। व्हाट इज दैट स्पेक्ट्रल सीरीज? सबसे आसान वाला हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सिंपलेस्ट एटम है, ठीक है। तो इसका सिंपलेस्ट स्पेक्ट्रम होगा। तो इसका जो ऑब्जर्व करने के लिए अगर हम स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस विद इन सर्टेन सेट्स ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिक्रीजेज इन ए रेगुलर वे, तो ये जो स्पेसिंग है देखिए एक रेगुलर वे में डिक्रीज कर रही है। अगर इधर से देखें तो ये स्पेसिंग है, फिर इतना कम हुआ, फिर इतना कम हुआ, फिर इतना कम हुआ, एक पर्टिकुलर रेगुलर वे में ये जो है डिक्रीज कर रही है स्पेसिंग इन लाइंस के बीच में। तो देयर वाज अ स्वीडिश स्कूल टीचर हुज नेम वाज बॉमर। तो विजिबल रीजन में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का स्टडी किया एंड ही केम टू नो अबाउट द बामर सीरीज। बामर सीरीज का वेवलेंथ जो है, रेड में जो रेड कलर के पास का वेवलेंथ जो है 656
6.3 नैनोमीटर है, उसको एच अल्फा बोलते हैं। अगली लाइन जो है वेवलेंथ की 486.1 नैनोमीटर आती है ब्लू ग्रीन में, उसको एच बीटा बोलते हैं। ये देखो एच अल्फा दिखाया है, एच बीटा दिखाया है, एच गैमा दिखाया है, ठीक है। थर्ड लाइन 434.1 नैनोमीटर इन द वॉयलेट इज कॉल्ड एच गैमा लाइन, ठीक है। और उसके बाद और आगे की लाइंस मिलती हैं। तो ये लाइंस को स्टडी करने के बाद, एच अल्फा, एच बीटा एंड एच गामा, उसने एक सिंपल इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला कि 1 लैम्डा इज इक्वल टू आर टाइम्स 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूले में पहले 1/2 स्क्वायर है, फिर माइनस 1/n स्क्वायर, ठीक है। n इज इक्वल टू 3 लिया जाएगा, पहले यहाँ पे 2 आ गया तो n इज इक्वल टू 3 से स्टार्ट आगे की होगी। तो अल्फा के लिए एच अल्फा लाइन की वेवलेंथ कितनी होगी, तो उसके लिए n इज इक्वल टू 3 रखेंगे। एच बीटा के लिए n इज इक्वल टू 4 रखेंगे। एच गैमा के लिए n इज इक्वल टू 5 रखेंगे। इस तरीके से रखा जाएगा। r यहाँ पे क्या है बच्चों, r यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट है, और n क्या है, n में हैव इंटीग्रल वैल्यूज 3, 4, 5 एटसेट्रा, ठीक है। r की वैल्यू 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर होती है, ठीक है। दिस इज द रिडबर्ग कांस्टेंट। लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो अगर n इक्वल टू 3 लेते हैं तो एच अल्फा लाइन की जो वेवलेंथ है अपने को मिल जाएगी। r की वैल्यू ये रख दी, n की वैल्यू 3 रख दिए, तो लैम्डा की वैल्यू 656.3 नैनोमीटर कैलकुलेट हो गई, राइट। n इक्वल टू 4 के लिए एच बीटा लाइन कैलकुलेट हो जाएगी। n इज इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए क्या होगा, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए इस फॉर्मूले से वी हैव अ लिमिट ऑफ द सीरीज, और लैम्डा 364.6 नैनोमीटर मिल जाएगा। कहने का मतलब है उस बॉमर सीरीज के फॉर्मूले में n की जगह इन्फिनिटी रख दो, 1 0 हो गया, तो यहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यू r/2 स्क्वायर जो आएगी वो आएगी 364.6 नैनोमीटर, एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बॉमर सीरीज, ठीक है। इस लिमिट के बाद कोई फर्दर लाइन अपीयर नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दिखेगा। अब ये बामर ने खोजा, उसके बाद में दूसरे साइंटिस्ट आए, लाइमन, पाश्चन, ब्रैकेट एंड फोन, उन्होंने भी अपने अपने सीरीज खोजी। तो लाइमन सीरीज जो है, जो इसने इन्वेंट करी, उसके लिए फॉर्मूला लगाया 1/λ is equal to r times 1/1 square minus 1/n square, where n can take the values 2, 3, 4. Partial series 1/λ is equal to r times 1/3 square minus 1/n square, n is equal to 4, 5, 6 etc. ब्रैकेट सीरीज में 1/4 स्क्वायर से स्टार्ट होता है और n की वैल्यू 5, 6, 7 होती है। फुंड सीरीज में ये जो है 5 से स्टार्ट होता है और जो है n की वैल्यू जो है 6, 7, 8 होती है, मतलब नेक्स्ट वाली वैल्यू इसकी होती है, ठीक है। अब इसमें जो है ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो एक 2 वाला रह गया, बामर वाला। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, इसको आप सीरीज में याद रखेंगे, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। तो ऐसे याद रखेंगे, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। तो आपको सीरीज से आपको सारे फॉर्मूले एक साथ में सीक्वेंस में मिल जाएंगे। पहले आएगा लाइमन, उसमें 1/1 स्क्वायर आएगा, फिर बामर 1/2 स्क्वायर आएगा, पाश्चन 1/3 स्क्वायर आएगा, ब्रैकेट 1/4 स्क्वायर आएगा, राइट, एंड फुंड 1/5 स्क्वायर आएगा, राइट। तो लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है, पाश्चन एंड ब्रैकेट सीरीज जो है इंफ्रारेड रीजन में होती है। फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर हमें इसको फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करना है, उसके बामर वाले फॉर्मूले को, तो क्योंकि C इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, न्यू लैम्डा, न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा है, तो 1/λ हो गया न्यू बाई C, तो उस फॉर्मूले में हम न्यू बाई C रख देंगे। तो न्यू कितना हो गया, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू आर सी टाइम्स 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो बामर फॉर्मूला कैन बी रिटन लाइक दिस। So students, today we are finishing our lecture here, and we will be taking up the Bohr model of the hydrogen atom in our next lecture. Till then, goodbye. Quick Deal, a marketplace to sell anything. Apparels, shoes and footwears, gadgets and electronics, health and beauty,
Computer parts and accessories. Quick deal.